Today we'll start our session with the topic equity market and their structure. अब ये इक्विटी मार्केट के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई. नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज इक्विटी मार्केट. बिफोर वी स्टार्ट विद डूइंग मार्केट और इक्विटी मार्केट, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. मार्केट क्या है? जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था सेकेंडरी मार्केट is that segment of capital market where the outstanding securities issued by the central and the state government, public bodies and corporate entities are traded. यहाँ पे बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट डेफिनेशन से दिया है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और द प्राइमरी मार्केट, पहले मुझे समझने की जरूरत है व्हाट इज अ मार्केट. मार्केट मतलब हम लोग को पता है एनी लोकेशन. नॉर्मली हम लोग क्या जाते हैं सब्जी मार्केट. तो क्या होता है? मार्केट इज अ लोकेशन वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कांटेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विस. नॉर्मली मार्केट मतलब हम लोग यही जानते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस जहां पर हम लोग अपने सामान खरीदते हैं और वेयर द नीड्स ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स. दोनों देखो, दो पार्टीज है. जब हम मार्केट की बात करते हैं नॉर्मली वी हैव टू पार्टीज. वन इज बायर एंड अनदर इज सेलर. दोनों की ही नीड्स है. ये बायर भी पैसे लेकर जा रहा है वो सब्जी मार्केट में, और ये सेलर भी अपने सामान लेके जा रहा है बेचने के लिए. इसकी इंटेंशन क्या है सेलर की? दैट ही विश टू सेल. एंड बायर की इंटेंशन क्या है? ही विश टू बाय. नाउ ये दोनों का, बायर और सेलर दोनों की इंटेंशन जो है, इंटेंशन बोलिए, इंटरेस्ट बोलिए, एनीथिंग, इंटरेस्ट एंड द कंडीशन, दिस नीड्स टू बी मैच. ये कंडीशन और इंटरेस्ट जब मैच करेगा तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन अ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस. तो ट्रांजैक्शन इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव. एक मार्केट का जो मेन एंटायर मार्केट मैकेनिज्म वर्क्स on the main objective or with a view of having a transaction. ट्रांजैक्शन होगा तो ही प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. देखो बायर जो है, बायर पैसे लेकर जा रहा है. वो पैसा लेकर गया बट उसको अगर सही चीज नहीं मिली तो उसका नीड्स फुलफिल नहीं होगा. मुझे सब्जी चाहिए तो मैं पैसे लेके जाऊंगी सब्जी मार्केट में. मेरे पास पैसे हैं बट मुझे सब्जी नहीं मिली सही क्वालिटी की, सही स्टैंडर्ड की या सही प्राइस में नहीं मिली तो मेरी नीड्स फुलफिल नहीं होगी. सेम वे में ये जो सेलर है, सेलर भी अपने सामान को लेकर जा रहा है बाजार में बेचने के लिए. उसकी भी नीड्स है वो सामान को बेचे और उसके पास पैसे आए. ना हो सकता है आइदर कंज्यूमर ही नहीं आए, कंज्यूमर्स कम है या मार्केट में पैसे नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिल रहा है अपने सामान का तो वो बेच नहीं पा रहा है. तो अल्टीमेटली देयर इज अ नीड फ्रॉम बोथ दी सेगमेंट. आप देखो बायर और सेलर दोनों की ही अपनी अपनी नीड्स हैं, है ना. दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं and both are working in order to fulfill their needs. तो मार्केट को नॉर्मली हम लोग मार्केट के बारे में पहले बोलते थे मार्केट इज अ लोकेशन where the buyers and sellers come into contact to exchange goods or services. But आज we all know that today we all have a virtual market. मार्केट भी हो गया ना, वर्चुअल मार्केट हो गया है. तो हम लोग मार्केट को अगर इलेबोरेटली समझें तो वी कैन एक्सटेंड द टर्म एंड वी कैन रेफर दिस मार्केट एज अ मैकेनिज्म. मैं इसको एक पूरा प्रोसेस में ले सकती हूँ या एक मैकेनिज्म में ले सकती हूँ, क्योंकि अभी तो नॉर्मली ऑनलाइन का टाइम आ गया है, वर्चुअल मार्केट ज़्यादा हो गया. तो वी कैन टेक, और जब हम ऑनलाइन या एक प्रोसेस में जाते हैं ऑनलाइन मेथड में या वर्चुअल मार्केट में, तो कोई कहीं पे बैठा है, बायर कहीं बैठा है, सेलर कहीं बैठा है, ट्रांसपोर्टर कहीं पर है, लॉजिस्टिक्स कहीं से हो रही है और रिटेलर कहीं है. तो अल्टीमेटली एवरीवन इज कनेक्टेड वर्चुअली, राइट. तो मार्केट का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी बहुत एक्सपैंड हो चुका है. इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल लोकेशन, राइट. सो देयर आर फ्यू एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मार्केट. अब मार्केट के भी कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स. दोनों ही रहने चाहिए. जब हम मार्केट की बात करते हैं तो दोनों का रहना जरूरी है. बायर और सेलर दोनों रहेंगे तभी मार्केट बोलेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता. एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस फॉर एवरी एसेट. देयर हैज टू बी बायर एंड सेलर, दोनों रहेंगे. एक बायर है एक सेलर है, वो कहीं पे भी बैठा हुआ, इंडिया में हो, जापान में हो, एनीवेयर दे कैन बी. देन अनदर कॉन्सेप्ट इज प्राइस. देयर हैज टू बी अ प्राइस. प्राइस बिना तो नहीं हो सकता. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की बात है यहाँ पर. रिसोर्स एलोकेशन. बायर अपना एक बजट है, जैसे बायर का एक बजट है 100 रुपये. अब वो 100 रुपये में कितना पोर्शन आपके सामान को खरीदने के लिए वो एलोकेट कर रहा है. दिस इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट. वो एक पार्ट है. Existence of regulatory mechanism. This is another point, that is existence of regulatory mechanism. So we have 4 essential features of a market because when we will study the concept of market and economics, आप वहाँ देखोगे कि we have perfect market, imperfect competition, then monopoly, oligopoly, बहुत तरह का market structure है.
जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखोगे कुछ सेगमेंट, कुछ शेयर्स के, जैसे स्टार ग्रुप या हम लोग बोलते हैं ना, ए कैटेगरी की ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो दे उनका एक ओलिगोपोली फॉर्म हो जाता है, जिसे इंडेक्स का पूरा एक वेटेज जो है कुछ शेयर्स डिटरमाइन करते हैं कि इंडेक्स का वेटेज कैसा होगा, या इंडेक्स ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो उन स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो एक उस मार्केट के अंदर एक ओलिगोपोली आ जाती है। मार्केट में भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, देन इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनो इम्परफेक्ट में भी फिर मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिफरेंट टाइप. Now I am not going into an in-depth study of market. Normally essential features आपको market का मतलब समझ में आ गया, that market is essentially a mechanism. मार्केट का मतलब ही अभी हम लोग वो लोकेशन या फिजिकली वो देखने से नहीं होगा, तो वी टेक इट दिस एज एंटायरली अ प्रोसेस, मैकेनिज्म लेते हैं जहाँ पे जो नीड्स है ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स आर मेट. फाइन. सेकंड इज द फीचर्स ऑफ द मार्केट. फीचर्स हमने देखा दैट देयर हैज टू बी बायर, देयर हैज टू बी अ सेलर, it a price, existence of price is very important. Allocation of resources, मतलब एक जो टोटल मेरे जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में जो बायर है वो कितना बजट एलोकेट कर रहा है मेरे प्रोडक्ट के लिए. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाइक गवर्नमेंट. अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वी हैव रेगुलेटर्स लाइक सेबी, तो जिसको जो आप जैसे कमोडिटी में चले जाओ तो एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो डिफरेंट रेगुलेटर्स हैज टू बी देयर हु विल मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स, राइट. नाउ एक मार्केट का मीन्स इफ वी हैव टू कंसिडर द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन इट्स प्राइस इज एन इंडिकेटर टू एग्जिस्टेंस ऑफ एन, देखो द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट इन इट्स प्राइस इज एन इंडिकेटर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट. अगर एक सामान जो हम खरीद रहे हैं, एक सामान के लिए मैं 20 रुपए दे रही हूँ, आई एम अ बायर, ठीक है, आई गो टू द मार्केट एंड आई बॉट अ प्रोडक्ट एट ₹50, ठीक है, 50 रुपीज में मैंने एक सामान खरीदा और मुझे लग रहा है कि इसका जो ट्रू वैल्यू 50 रुपया है और आई पेड अ प्राइस ऑफ 50 ओनली, सो आई एम हैप्पी, मैं खुश रहूंगी इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जो एग्जैक्ट वैल्यू है उतना ही पेमेंट किया. तो अगर एक मार्केट में एफिशिएंसी होगी, इफ एन मार्केट इज एफिशिएंट एनफ, देन इट विल रिफ्लेक्ट अ प्राइस. जो मार्केट में प्राइस, जैसे अभी देखो बहुत सारी चीजों के दाम ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इट मींस कहीं ना कहीं मार्केट एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है. या अभी तो वी ऑल नो ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन एक एंटायर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है, तो रिसोर्सेज की भी प्रॉपर एलोकेशन एक डिस्टर्बेंस हो गई, जिसके कारण प्राइस सब चीजों का बढ़ गया है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली इन अदरवाइज सिनेरियो, जो मार्केट में जो मार्केट प्राइस है, एनीथिंग, कोई भी आप मार्केट में जाते हो, वहां का जो मार्केट प्राइस है एक सामान का, दिस शुड बी द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू प्राइस, एक्चुअल प्राइस को रिफ्लेक्ट करे, ये एक्चुअल ट्रू प्राइस को रिफ्लेक्ट करे वो मार्केट प्राइस. इसका मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी, जितना ज्यादा सिनर्जाइज करेगा एक्चुअल प्राइस को, मतलब मैं एक सेटिस्फैक्शन, मैं एक बायर हूं, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सामान मैंने खरीदा, इसका जो दाम है ये सही है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं कंसिडर कर रही हूँ, मैं एक्चुअल प्राइस की बात कर रही हूँ कि एक्चुअल प्राइस को जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, मतलब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ना हो, उतना एफिशिएंसी डिटरमाइन करेगा मार्केट का, कि मार्केट कितना एफिशिएंट है, राइट. नाउ देयर आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट. कुछ साइलेंट फीचर्स है हमारे एफिशिएंट मार्केट के जिसको हमको जानने की जरूरत है, जिसमें वन सच इज ब्रेथ ऑफ द मार्केट. ये एक वन सच फीचर्स हैं ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट. ब्रेथ का मतलब क्या है? देयर लार्ज नंबर ऑफ रैशनल पार्टिसिपेंट्स विथ होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस इन द मार्केट. ब्रेथ मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग क्या मीन करना चाह रहे हैं, दैट देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स, बहुत नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, वो आइदर सेलर हो, सेलर भी बहुत हैं, और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स भी बहुत हैं. तो जब ज्यादा सेलर्स हैं और ज्यादा बायर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस सेट होगी ना, तो वो एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मेलिटी पे आ जाएगी वहां पे. और होमोजेनियस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस मतलब एक जैसा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट. That means the seller is selling identical product and the buyer is also willing to take identical product. अब उसका दाम, एक जन कोई बोला 1000 रुपया, दूसरा जन बोल रहा है 500 रुपया, कोई बोल रहा है 800 रुपया, तो ऐसा अगर होगा एक ही सेम प्रोडक्ट को, डेफिनेटली इट इज नॉट आइडेंटिकल, ऐसा हो नहीं सकता. जब when we have a large number of participants, ऐसा नहीं कर सकते. आप देखो गरियाट मार्केट में आप एक सामान देखो, नॉर्मली हर दुकानदार एक ही दाम बोलेगा,
उसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि दे डू हैव अ कोलिशन। उनको भी पता है अगर मैं कम में बेचूंगा या मैं ज्यादा में बेचूंगा तो मेरे पास कंज्यूमर घूम के नहीं आएगा, या मैं अगर कम में बेचूंगा तो फिर वो दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या मैं लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा सकता। तो ब्रेथ ऑफ द मार्केट विल डिटरमाइन फर्स्ट द होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन की लोग जो बायर है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका होमोजेनियस है, एक जैसा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, रैशनल पार्टिसिपेंट्स होंगे, उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। The decision taken by any of these participants will not affect the market in a significant manner. तो यहाँ पर क्या है, एक जन के डिसीजन लेने या नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मैं अगर एक सामान नहीं खरीद रही हूँ, मुझे लग रहा है वो 1000 रुपए का सामान है, मार्केट प्राइस इज 1000 रुपीज, ठीक है, मार्केट प्राइस 1000 रुपीज है, बाकी लोग सारे लोग खरीद रहे हैं 1000 रुपए में, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा नहीं दाम ज्यादा है, तो सिर्फ मेरे लिए वो दाम घट नहीं सकता है, जो दाम है वो दाम है, because there are large number of participants, others are purchasing the same thing at the same price, तो मेरे अकेले के लेने नहीं लेने से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट इज इट्स डेप्थ। फर्स्ट हो गई ब्रेथ, सेकंड हो गई डेप्थ। अ मार्केट इज सेड टू हैव डेप्थ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी लार्ज। जितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस लार्ज होगा, जितना ज्यादा होंगे, ठीक है, This ensures that an investor can enter and exit according to his preference and convenience. देखो जितना ज्यादा वॉल्यूम में सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पे हम सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बात करें, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट सिक्योरिटी मार्केट डेप्थ। तो सिक्योरिटी मार्केट डेप्थ कैसे पता चलेगी, जितना ज्यादा एक माने एक पर्टिकुलर शेयर्स की या सिक्योरिटी की ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेप्थ। This ensures that an investor can enter and exit according। देखो एक अगर मैं शेयर खरीदी, मैंने एक शेयर खरीदा, उसकी बहुत वॉल्यूम जो बहुत हाई है, ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और एक मैंने खरीदा वाई जिसकी ट्रांजैक्शन बहुत कम है, ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब मैं तो खरीद ली, बाई करके मैं बैठ गई, क्योंकि जब मुझे एंट्री करनी है, एंट्री तो कर ली, एग्जिट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इट इज मुझे चेक करने की जरूरत है कि मार्केट कितना एफिशिएंट है। अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो जो सिक्योरिटी है वो सही है, वो जो है वो प्रॉपर मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ठीक है। इट एसेंशियली इंडिकेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट। आप अगर नॉर्मली आसानी से एज एन इन्वेस्टर आप कोई भी सेगमेंट में, कोई भी शेयर में अगर आसानी से एंटर कर सक रहे हो और एग्जिट कर पा रहे हो, तो उसका वो मार्केट एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। Now, third point is information arbitrage efficiency is said to exist. Third जो है that is information arbitrage efficiency. इसका मतलब क्या हो रहा है? It is said to exist if the participants do not have any scope to reap abnormal profit using information which is of common knowledge. कभी कभी arbitraging होती है, मैंने यहाँ से 10 रुपए में खरीदा, दूसरे मार्केट में 20 रुपए में बेचा, ठीक है। Now information arbitrage efficiency कब होगी? जब कोई भी, जैसे कोई एक इंफॉर्मेशन सबके पास है और उस नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो सबके पास है उसका कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट उससे नहीं उठा पा रहा है, दिस इज इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज एफिशिएंसी। ये जो पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको इस चीज के बारे में जानकारी है और कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यू देन फंडामेंटल वैल्यूएशन एफिशिएंसी, मैं सारा चीज लिख दूंगी एक संग, रादर मैं नोट शेयर कर दूंगी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, एक फर्स्ट पॉइंट वाज ब्रेथ। मार्केट एफिशिएंसी के लिए आपको क्या क्या चीज को चेक करना है, मार्केट एफिशिएंसी लिख देती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा ब्रेथ, सेकंड पढ़ा डेप्थ, थर्ड पढ़ा इंफॉर्मेशन arbitrage efficiency, then you have fundamental valuation efficiency and full insurance efficiency. Operational efficiency, allocation, sense, ठीक है। देखो
अब इसमें क्या क्या है आपका जो हमने पढ़ा, इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज एफिशिएंसी तक तो हमने पढ़ लिया। फंडामेंटल वैल्यूएशन एफिशिएंसी में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट एफिशिएंसी में हमने जो जो पॉइंट्स पढ़ा क्लियर है ना अभी तक? हमने ब्रेथ पढ़ा, डेप्थ पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ा, फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल एफिशिएंसी कब आएगी? इफ it's said to exist if the price of an asset is equals to its intrinsic value। सबसे इंपॉर्टेंट हमने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा है ना, कि फंडामेंटल वैल्यूएशन के ऊपर मतलब हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए एक सामान का, और मार्केट वैल्यू वो बरोबर है, तो इसका मतलब वो फंडामेंटल वैल्यूएशन एफिशिएंसी बता रही। दैट इज एसेट इज नाइदर ओवर वैल्यूड नॉर अंडर वैल्यूड। एक एसेट की ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन दोनों ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन अनदर पॉइंट इज फुल इंश्योरेंस एफिशिएंसी। ये नॉर्मली जब भी स्टॉक खरीदते तो ये हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमें सब कुछ ही, ब्रेथ को भी जानना है, डेप्थ को भी जानना है, मतलब एक पैरामीटर पे या एक मैट्रिक्स पे आप डिफाइन नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज एनी हाउ स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे शॉर्ट रन में ही जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लॉन्ग रन में अगर हम देखते हैं इवन 1990 से अभी का आप ग्राफ देखो तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। बट इन बिटवीन तो बहुत सारे ऐसे ग्राफ देखोगे बीच में ऐसे ऐसे टुक 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 ऐसे 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 हो रहा है। तो जो मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो ये शॉर्ट रन पैटर्न पे काम करते हैं 2 दिन 4 दिन पे, तो यहाँ नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, होता तो है ही। बट लॉन्ग रन में अगर आप इसको किसी चीज को होल्ड कर सको तो डेफिनेटली यू विल गेन इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसे भी स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर आपका टैक्स भी बच जाता है ना। तो ये एक सच फैक्टर है। देन फुल इंश्योरेंस एफिशिएंसी इज सेड टू एग्जिस्ट इफ पार्टिसिपेंट्स कैन अडॉप्ट हेजिंग एज एन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट पॉसिबल रिस्क इन फ्यूचर। फुल इंश्योरेंस एफिशिएंसी क्या बता रहा है? अगर हमारे पास हम कोई सामान लेकर, कोई स्क्रिप्ट लेकर हम फंस गए हैं उसमें, तो हम हेजिंग कर सकें। हेजिंग में क्या होता है, हम लोग अपने लॉस को ना स्टॉप लॉस कर देते हैं, कि मैंने एक सामान खरीदा, उसका दाम गिर रहा है, जैसे इस प्राइस में मैंने खरीदा 50 रुपए में, अभी उसका प्राइस गिरे ही जा रहा है, तो मैं दूसरा एक स्टॉक जो है उसको सेल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ था, दूसरे को मैंने सेल कर दिया। अब इसका दाम अगर गिर रहा है, मार्केट एंटायर मार्केट अगर क्रैश कर रहा है तो सब कुछ गिरेगा, ये अगर गिर रहा है इस पे लॉस हो रहा है, अब ये गिर रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हम बैलेंस कर देते हैं सिचुएशन को, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस एफिशिएंसी है या नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट तो करना चाहिए तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। Now, operational efficiency is said to exist if the operation cost, administration and transaction are minimum। कभी कभी क्या होता है, एक तो स्टॉक खरीदा, उस पर एसटीटी बहुत लग गया, सर्विस चार्ज है ना बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जितना हमारा कॉस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जितना कम पड़ेगा। Then comes the allocational efficiency. Last one is allocation efficiency is said to exist if the market channelizes resources into project where the marginal efficiency of capital adjusted for risk difference is the highest। allocation efficiency मतलब क्या है? जैसे हमारा तो एक फंड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं अपने फंड को मैं जब चाहे तब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकूं, ठीक है। और मैं इधर से उधर क्यों करना चाहूंगी? सीधी सी बात है कि मेरा यहाँ पे रिटर्न 8% मिल रहा है, यहाँ पे 10% मिलने के चांसेस हैं, तो मेरे पास एलोकेशन एफिशिएंसी तभी रहेगी कि मैं रिस्क को एडजस्ट करते हुए, नो डाउट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हायर द रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग, हायर इज द रिस्क यू हैव टू टेक, मीन्स हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो रिस्क के संग एडजस्ट करके हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं मैथमेटिकली, एंड देन वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना है या इसमें इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करना है। एलोकेशन एफिशिएंसी है यानी मैं आसानी से अपने रिसोर्सेज को एक प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगाऊं, उसमें मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी या मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ रही है। तो दिस आर फ्यू कंडीशंस ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सो अंडर दिस आइडियल कंडीशन मार्केट अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, दैट इज द डिमांड फॉर मार्केट मैचेस इक्वल्स देयर सप्लाई। तो नॉर्मली अगर ये सारी चीजें होती हैं, मार्केट एफिशिएंसी के जो फीचर्स हमने देखा, अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, देन वी कैन से दैट द मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब है where the quantity demand is equals to quantity supplied।
अब मार्केट में जब भी क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई रहेगा, वो सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और उस सिचुएशन में हमारा मार्केट एट द अटमोस्ट एफिशिएंट रहेगा। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा उस वक्त ही रहेगी। देखो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको वो किस तरीके का होता है। हमारा जो डिमांड कर्व है, नॉर्मली हमारा डिमांड कर्व मैंने डाउनवर्ड होता है, ऐसे डाउनवर्ड, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी, एंड दिस इज प्राइस, दिस इज माय क्वांटिटी डिमांड। तो नॉर्मली एक रैशनल इन्वेस्टर या रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है, जब प्राइस कम हो रही है हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस बढ़ रही है हम लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। दिस दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्रैरी, तो ये मेरा हो गया डिमांड कर्व, क्यूडी लिख रहा है मैं, यहाँ क्यूडी लिख रही हूँ, एंड अनदर वन इज क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज क्वांटिटी सप्लाई। नॉर्मली क्या होगा, जो बेचेगा, बेचना जाएगा, वो क्या करेगा, सप्लाई जो है, सप्लाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्राइस आपका बढ़ रहा है हमारी सप्लाई जो बढ़ेगी। जितना जो भी सेलर है वो क्या कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा प्राइस हो रहा है उतना ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा जो बायर है, बायर ये जो डिमांड है, डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। डिमांड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस, मतलब जितनी ज्यादा प्राइस घटेगी उतना ज्यादा डिमांड होगा। ऑन द कॉन्ट्रैरी, यहाँ पे सप्लायर को देखो, जो बेचने वाला है वो सोचेगा जितना ज्यादा दाम बढ़े जो मैं बेचूं। सो देयर हैज टू बी अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर, बोल सकते हैं हम, कंज्यूमर और सप्लायर, या प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में ये सप्लायर है और ये मेरा कंज्यूमर है। एक बायर है एक सेलर है, तो यहाँ पे आप ये ले लो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू और ये हो गया सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों का कहीं ना कहीं तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है, कोसेंसस हो रहा है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन होता है। जैसे नॉर्मली तुमने एक सौदा डाला, यू पुट एन ऑर्डर, तो जब आप ऑर्डर पुट करते हो तो वहां पे आप एक प्राइस सेट कर देते हो कि चलो मेरा प्राइस हुआ 140 रुपीज, ठीक है। उसमें आपने एक रेंज भी सेट कर दिया कि मिनिमम 120, मैक्सिमम का तो कुछ सेट नहीं है, जितना ज़्यादा हो चलो सेट कर देते हैं, या मैक्सिमम मैंने पुट कर दिया ऊपर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने ऐसा एक ऑर्डर सेट किया, तो किसी खरीदने वाले ने भी एक ऑर्डर सेट किया 120, 140 ऐसा करके, उसने सपोज 130 का ऑर्डर दिया, तो 140 और 130 के बीच में है ये, तो यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा, इन बिटवीन जब भी प्राइस आएगा वो सेट कर जाएगा। 120 आया तो 120 में किसी ने 120 वाला ऑर्डर लगाया, वो पहले आके सेट हो गया। तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन तभी हो जाएगा जब आपने एक ऑर्डर लगा रखा है, किसी और ने वही दाम का ऑर्डर लगाया, तो ट्रांजैक्शन तभी होती है ना, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर पूरे मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब पूरे मार्केट फोर्सेस इक्विलिब्रियम होने चाहिए, जितने सेलर्स हैं उतने बायर्स भी होने चाहिए, या जो क्वांटिटी सेल के लिए अवेलेबल है वैसी क्वांटिटी परचेस के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ। चलिए, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अभी डिफरेंट देखो, डिफरेंट तरीके के मार्केट हैं, बट हियर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट। हम लोग ज़्यादा डिफरेंट मार्केट को लेकर क्या करेंगे ना, फाइनेंशियल मार्केट में नॉर्मली हम लोग जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, वी डिस्कस फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। एक हो गई हमारी सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में मैं सिक्योरिटीज मार्केट की बात कर रही हूँ, और ये हो गया फॉरेक्स मार्केट, और एक है कमोडिटी मार्केट भी है। तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट और फॉरेक्स को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट में मैं फॉरेक्स को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम लोग मेनली सिक्योरिटीज मार्केट को ही कंसिडर कर रहे हैं। अब सिक्योरिटीज मार्केट में सबसे पहले होती है एक मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू होती है वो हो गई, वो सिक्योरिटीज भी तो मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना। दूसरी हो गई आपकी मनी मार्केट, ठीक है। तीसरी हो गई आपकी कैपिटल मार्केट, जो हमारा मेन जो फोकस वो कैपिटल मार्केट पे ही रहता है। एंड द फोर्थ वन इज डेरिवेटिव मार्केट। कमोडिटी मार्केट है ना, वो भी डेरिवेटिव मार्केट का ही मेन एक फॉर्म है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। तो
अभी हम लोग का मेन जो कंसर्न रहता है वो रहता है कैपिटल मार्केट के ऊपर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज हैं जो कि बहुत लिक्विड होता है, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो, मैंने खरीदने से ज्यादा बेच सकते हो जैसे, ठीक है। और मनी एंड कैपिटल मार्केट तो है ही कि नॉर्मली मनी मार्केट जो मार्केट है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। But normally money market financial instruments whose maturity does not exceed for a period of 1 year traded, और capital market में maturity period ज्यादा होती है, ओके। अब ये जो मार्केट्स हैं, जो जितने तरह के मार्केट्स हैं, उनका कुछ तो फंक्शन होगा ना, व्हाई डू दे एग्जिस्ट, उनका एग्जिस्टेंस होने का मतलब क्या है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितने भी तरह के मार्केट्स हैं, उनका मेन मकसद क्या है। एक हो गई आपकी जो कैपिटल मार्केट, अगर हम देखते हैं तो मार्केट में इसमें एक हो गई प्राइमरी मार्केट, सबसे पहले हो गई आपकी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का जो मेन फंक्शन है, इट इज जस्ट टू ब्रिंग द सेवर्स and users together, resulting in transfer of funds from one to another। एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या हो गया, जो सेवर हैं, जो पैसे को सेव करते हैं, और जो यूजर्स हैं, यूजर्स मतलब वो कंपनी हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गए, उन लोग यूजर, उन लोग का मेन ये करना, मीटिंग, तो जिसको जरूरत है पैसे उसके पास पहुंचेंगे। देन नेक्स्ट वन इज दी सेकेंडरी मार्केट। नॉर्मली प्राइमरी मार्केट आप ले लो बिफोर लिस्टिंग वाला जो है ना, वो हो गया प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट आफ्टर लिस्टिंग वाले जो केसेस हैं उनको हम लोग सेकेंडरी मार्केट लेते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में अब देखो दैट द इन्वेस्टर शुड बी एबल टू, अब इन सेकेंडरी मार्केट का फंक्शंस क्या होता है, जिसमें मेन हमारा जो एंटायर फोकस है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, दैट द इन्वेस्टर शुड बी एबल टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। सेकेंडरी मार्केट का सबसे पहला इंटेंशन क्या है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मेरा इंटेंशन क्या है, दैट मैंने कोई स्टॉक खरीद रखा है तो मैं उसको सेल कर सकूं एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। डेफिनेटली मैं उसको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिंग इज द हाईएस्ट प्राइस वाइल फॉर बाइंग इट इज द लोएस्ट प्राइस। और अगर मैं बाई करना चाहूँ तो डेफिनेटली एट द लोएस्ट प्राइस। तो ये जो एवेन्यू है, ये जो पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टर को देना कि मैं बाई करूं एट द लोएस्ट प्राइस एंड सेल करूं एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट है इसलिए हमें ये सुविधा मिल रही है। दे शुड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स विदाउट लॉस। दूसरा फैक्टर्स क्या है, देखो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी एक्सेस देना अपने इन्वेस्टर्स को, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। थर्ड, दैट रिजल्टिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट अ मिनिमम फॉर द इन्वेस्टर। अब क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है हमारा वो मिनिमम हो। तुम भी चाहोगे ना कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम पड़े। सो द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली देखो मनी मार्केट मतलब ही हो गया मार्केट फॉर शॉर्ट रन। नॉर्मली हमने देखा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हो गया शॉर्ट रन के लिए 1 day to 1 year, एंड कैपिटल मार्केट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year। कैपिटल मार्केट में होता क्या है, फंडा क्या है, देखो हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वी आर इन्वेस्टिंग थ्रू different agents through the stock market and all, but the money is actually reaching or it is forming a capital base in any company। ये कोई भी XYZ कंपनी है जिसका कैपिटल बेस में मैंने एक हिस्सेदारी खरीदी, तो डेफिनेटली मैं एक कैपिटल प्रोवाइड कर रही हूँ कंपनी के लिए, जो कैपिटल को वो यूज करेगा फॉर रनिंग द बिजनेस। तो बिजनेस को जब रन करेगा तो वो लॉन्ग रन के लिए होगा ना, एक टाइम पीरियड जो टाइम फ्रेम है दैट हैज टू बी लॉन्ग। कैपिटल मतलब इट हैज टू बी फॉर अ लॉन्ग रन, छोटे से टाइम पीरियड के लिए नहीं होता कैपिटल। मनी होता है, चलो मनी मार्केट मैंने एक्सेस दिया शॉर्ट रन के लिए, बट